अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 4D प्रिपरेशन एंड टेस्ट सेशन। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो अपने टेस्ट सेशन के पहले पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि सेकंड ईयर का चैप्टर 12 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम पेपर ए और पेपर बी दोनों को डिस्कस करेंगे और हम ये भी देखेंगे किस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पेपर ए और इसका पहला एमसीक्यू है, अ पॉइंट पार्टिकल क्यू is present at the center of a cubic Gaussian surface. The electric flux through any phase is q over epsilon naught, q over 6 epsilon naught, q over 4 epsilon naught and q over 3 epsilon naught. Epsilon naught missing है, तो हमें ये पता है कि एक क्यूब जो है उसकी 6 सर्फेसेस है। तो उन 6 सर्फेसेस में से जहां से फ्लक्स पास कर रहा है वो क्या हो सकता है, q ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि क्यूब की जो बाकी सर्फेसेस हैं जरूरी नहीं है कि वहां पर फ्लक्स जो है वो पास करे। ये चार्ज जो है वो सेंटर में पड़ा है, सेंटर ऑफ अ क्यूब पर ये चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो q ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट होगी, जो कि इसमें बीटा ऑप्शन है, बी। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल इज 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री एंड 0 डिग्री। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का, जिसमें कॉस ऑफ थीटा जो है वो एंगल मौजूद होता है। सो कॉस 60 डिग्री के ऊपर क्या होता है, हाफ होता है। कॉस 90 के ऊपर क्या होता है, 0। कॉस 30 डिग्री के ऊपर क्या होता है, √3/2 और कॉस 0 डिग्री के ऊपर 1 होता है। इसका मतलब जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो हमारे पास कॉस 0 डिग्री के ऊपर आएगा, जो कि 1 है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डी है। अगला क्वेश्चन है, इफ phi is equal to E dot A, ये अगेन फ्लक्स का फॉर्मूला है। Then minimum value of flux is obtained if angle between E and A is। अभी हमने डिस्कस किया कि फ्लक्स में E और A के दरमियान जो एंगल होता है वो cos थीटा होता है। तो cos 90 डिग्री के ऊपर क्या होता है, 0। तो यहाँ पर जो आंसर है वो A है कि इस एंगल के ऊपर जो है वो फ्लक्स 0 होगा। अब जो है यहाँ पर इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0 डिग्री के ऊपर ही होगी। ये दो एमसीक्यूज हैं वो मिलते जुलते हैं। चौथा है, इन ईईजी वोल्टेज इज प्लॉटेड वर्सेस टाइम। दिस वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, अप्लाइड बैटरी। ईईजी, ईईजी की जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रिक एनसीफेलोग्राफी है। ये ब्रेन की एक्टिविटी को जो है वो मेजर करने के लिए ये हम प्लॉटिंग करते हैं। हम ब्रेन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उसके अक्रॉस ये जो वोल्टेज है वो अप्लाई करते हैं, तो वो ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करती है, मेजर करती है। हमारे पास बुक में इसके एबनॉर्मल के लिए भी ग्राफ है और इसकी नॉर्मल वैल्यू के लिए भी हमारे पास ग्राफ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी है, ये ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करता है, जज करता है, उसको मेजर करता है। Question number 5 है, the energy stored in a condenser is in the form of potential energy, elastic energy, magnetic energy and kinetic energy। कंडेंसर कैपेसिटर का एक पुराना नाम है, ओल्ड नेम ऑफ अ कैपेसिटर। तो अब हमें पता है कि जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान ये एनर्जी जो है वो स्टोर होती है और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। जिस तरह ग्रेविटी में हम कहते हैं कि एनर्जी स्टोर होती है जब आप एक बॉडी को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर लेके जाते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द क्वांटिटी हैज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी पर फेरेड, एनर्जी पर कूलम, एनर्जी पर वॉल्यूम और एनर्जी। यहाँ पे क्वांटिटी मिसिंग है। ये जो क्वांटिटी मिसिंग है वो बेसिकली 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ई स्क्वायर है। तो ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और 1/2 जहां भी आएगा इसका मतलब हमारे पास एवरेज एनर्जी है।
तो ये हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो एनर्जी स्टोर होती है, ये उसका एक्सप्रेशन है जो यहाँ मिसिंग है। लेकिन अगर हम इन ऑप्शन में देखें तो हमारे पास ये एनर्जी डेंसिटी का क्या बनता है, एक्सप्रेशन बनता है। और एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सी जो है हमारा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज इंक्रीज्ड, its potential will remain same, increase, decrease या decreases exponentially। हमें पता है कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर हम बढ़ाते हैं और उसका पोटेंशियल के साथ जो रिलेशन बनता है वो क्या बनता है। तो अगर हम कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसको देखें तो हमारे पास C इक्वल टू आता है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। लेकिन यहाँ पे हमने उसने हमसे ये पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो डिस्टेंस डी है और पोटेंशियल और डिस्टेंस का ताल्लुक क्या है वो हमें पता है, डेल्टा बी ओवर डेल्टा आर। तो अगर हम डिस्टेंस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सी राइट ऑप्शन है। न्यूटन पर कूलम ये किसके इक्विवेलेंट है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका एक रिलेशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल आती है, जो कि E किसके इक्वल आता है, डेल्टा बी ओवर डेल्टा आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना यूनिट क्या है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखें तो वो किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी न्यूटन पर कूलम। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देखें पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ तो उसमें E किसके इक्वल आती है, डेल्टा बी ओवर डेल्टा आर, जो कि क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो न्यूटन पर कूलम जो है वो किसके इक्वल होगा, वोल्ट पर मीटर। सी जो है वो राइट ऑप्शन है इसकी। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट व्हिच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है जिसमें हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो यूज करते हैं कि अगर हम एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को लेके जाएं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास तो उसकी प्लेट्स की हमने डाइवर्जेंस देखनी है। अगर उसकी प्लेट्स की डाइवर्जेंस बढ़ रही है तो हम ये देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो कौन सा चार्ज है, वो उसकी प्लेट्स के ऊपर सेम चार्जेस हैं अगर डाइवर्जेंस बढ़ रही है। और अगर डाइवर्जेंस कम हो रही है तो हम ये कहेंगे कि वो दोनों प्लेट्स जो है वो ऑपोजिट चार्ज रखती हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान एक अट्रैक्शन है और डाइवर्जेंस यानी उसका जो फैलाव है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। Second है, if a point charge Q of mass m is released in a non-uniform electric field with lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि yes, अगर पॉइंट चार्ज जो है वो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो हमें पता है कि चार्ज की जो डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक रेक्टिलिनियर पाथ जो है उसको फॉलो करेगा। डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट्स वैल्यू। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम डिफाइन कर चुके हैं कि इट इज द एनर्जी gained or lost by an electron when it traverses a potential difference of 1 volt। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हमें पता है 1.6 into 10 raised to the power -19 जाउल है, क्योंकि ये एनर्जी है और ये यूनिट एनर्जी का एटॉमिक एनर्जी में क्या होता है, यूज होता है। जब हम एटॉमिक लेवल पर अपने जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं तब उनकी एनर्जीज को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल। कि क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे या लो से हाई की तरफ। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, सो दे टेंड टू गो टू अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लो पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे E मिसिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन है, व्हाई E इज 0 inside a charged rubber balloon where charge is distributed uniformly over its surface। So इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि चार्ज जो है वो इनसाइड दी बैलून वो 0 है, तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन बैलून की सरफेस के ऊपर चार्जेस हैं। हमने ये देखना है कि चार्जेस जो है वो कहां पर मौजूद है, बैलून की सरफेस के ऊपर या उसके सेंटर में। तो सेंटर में कोई चार्ज मौजूद नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्या है, 0 है। तो लिहाजा हम इसका आंसर ये लिखेंगे कि E 0 है, क्योंकि देयर इज नो चार्ज इनसाइड द चार्ज बैलून ऑल्दो चार्जेस आर प्रेजेंट ओवर इट्स सरफेस।
क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड शो दैट E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। यहाँ पे दोबारा इस इक्वेशन में मिस्टेक है, डेल्टा V है यहाँ पर, डेल्टा R नहीं है, डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे कि इट इज अ चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल कितना वेरी कर रहा है। और इस फॉर्मूले को हम ड्राइव इस तरह से कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड, हम पोटेंशियल का रिलेशन यूज करेंगे। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन ओवर अ चार्ज। वर्क डन की जगह हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और चार्ज लिखेंगे। फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम रिप्लेस कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, फिर हम इनको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास V डेल्टा R और E का ये कॉम्बिनेशन बनेगा। और इस क्वांटिटी डेल्टा V और डेल्टा R को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। हम इनके दरमियान दो जो है वो डिफरेंसेस लिखते हैं। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, वो सिमिलैरिटीज लिख देते हैं। तो बोथ आर बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, ये सिमिलैरिटी है। डिफरेंस इनमें ये हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है, वाइल ग्रेविटी जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो रिपल्सिव फोर्स नहीं है। दूसरी बात, जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्योंकि हमारे पास जो कांस्टेंट आता है उसमें जो वैल्यू है इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट K की, वो 9 into 10⁻⁹ है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में जो कांस्टेंट है G, उसकी वैल्यू क्या है, 10⁻⁻11। तो 10⁻⁻11 इज वेरी वेरी लेस देन 10⁹ इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो ग्रेविटी है वो वीक फोर्स है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है। Define Gaussian surface, how it can be used to determine the electric field intensity. Gaussian surface क्या होती है, it is an imaginary surface, और जहां भी हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ दैट ऑब्जेक्ट हम उसको ड्रॉ करेंगे। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ये सर्कुलर भी हो सकती है, ये स्फेरिकल भी हो सकती है, ये सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। वहां पर फिर हम क्या करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, और फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद हम फिर जो है गॉसेस लॉ के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, और फ्लक्स का जो हमारा दूसरा रिलेशन है phi इज इक्वल टू E डॉट है, वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले लेंगे, बिकॉज वी नो द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस एंड वी नो द फ्लक्स। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 न्यूमेरिकल है। अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2e falls through a potential difference of 3 volt. Calculate the energy acquired by it. यहाँ पर हमें चार्ज गिवन है और वोल्टेज भी गिवन है। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, Q इंटू डेल्टा V विच इज इक्वल टू W, और W वर्क डन है, वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी आ सकता है और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल भी। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन फेरेट एंड राइट इट्स यूनिट्स। फेरेट क्या होता है, हमें पता है कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है ये उसका यूनिट है, लेकिन हमने इसको डिफाइन भी करना है क्योंकि C जो है वो किसके इक्वल आ जाती है, Q ओवर V के। तो 1 फेरेड जो है वो एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान चार्जेस क्या प्रोड्यूस करें, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या करें, प्रोड्यूस करें, तब उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम क्या कहते हैं, फेरेड। इसके यूनिट्स क्या हैं, इसके यूनिट्स माइक्रो फेरेड भी हैं और पिको फेरेड भी हैं। माइक्रो फेरेड में हम 10⁻⁻⁶ लिखते हैं और पिको में हम 10⁻⁻12 लिखते हैं। आगे लॉन्ग क्वेश्चंस है। स्टेट गॉसेस लॉ, आपने गॉसेस लॉ को डिफाइन करना और फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। यहां पर आपको एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज दी जाएगी, उसमें आपने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्या करनी है, कंसीडर करनी है, और फिर आपने क्या करना है, जब आपने उस गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना है तो फिर आपने फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फ्लक्स कैलकुलेट करके आप वहां से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है ये कैपेसिटर से रिलेटेड है, जिसमें हमें एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट दी गई है फॉर अ कैमरा। इट कंटेन्स अ कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग द एनर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। फ्लैश को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास एनर्जी है। In one such unit, the potential difference between the plates of a 750 microfarad capacitor is 330 volt. Determine the energy that is used to produce the flash. तो यहाँ पर एनर्जी का सीधा सा रिलेशन आएगा, E is equal to 1/2
सी वी स्केयर। सी आपके पास कैपेसिटेंस है जो कि इस केस में 750 माइक्रोफैरेड है, और वी आपके पास क्या है 330 वोल्ट आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। पेपर बी है, इसकी हम ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एरिया ऑफ सरफेस, शेप ऑफ सरफेस, ज्योमेट्री ऑफ सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा कि हमें पता है कि दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ई एंड ए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड और एरिया ऑफ सरफेस के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसमें हमारे पास ये दोनों ऑप्शन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जिसको हमने क्या करना है, देखना है। और अगर हम दूसरे तरीके से बात करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो गॉसेस लॉ के मुताबिक यूनिट है, फॉर्मूला है, वो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, और चार्ज जो है वो किसकी वजह से क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर उसके मुताबिक अगर देखा जाए गॉसेस लॉ के मुताबिक, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बाकी जो तीन ऑप्शन है, एरिया ऑफ सरफेस, शेप ऑफ सरफेस एंड ज्योमेट्री ऑफ सरफेस, इसके इंडिपेंडेंट है ये फ्लक्स। तो राइट ऑप्शन ए है। The leaves of a positively charged electroscope diverge more when an object is brought near the knob of the electroscope. The object must be an insulator, a conductor, a negatively charged particle, and positively charged particle. तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की डाइवर्जेंस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? जब हम क्या करेंगे, उसके करीब कौन सा चार्ज लेके जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज लेके जाएंगे, तो वो रिपल्शन करेंगी और वो बढ़ेगी। तो डी इसका राइट ऑप्शन है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय, ये हमारे पास ऑप्शन मिसिंग है, तो ऑब्वियसली बात है Q इज इक्वल टू CV, और C जो होता है वो Q ओवर V के इक्वल आ जाता है। इसी तरह कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब हम निकालते हैं इन केस ऑफ एयर बिटवीन दी प्लेट्स, वो इक्वल होती है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और दूसरे केस में हमारे पास क्या आता है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल, दिस इज कॉल्ड 1 मोल्ड, 1 मिलीवोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट इन द एयर इज, हमें पता है फ्लक्स का यूनिट क्या है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। और जब चार्ज जो है वो एयर में मौजूद है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स क्या होगा। अगर हम चार्ज को देखें और अपना मीडियम देखें, तो मीडियम जो है हमारे पास एयर है, इस वक्त हमारे पास मीडियम क्या है, एयर है। तो अगर हम फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है कि फ्लक्स के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए। तो चार्ज मौजूद है, तो अगर हम एरिया कंसिडर नहीं करते, एक वैक्यूम है और वैक्यूम में हमारे पास क्या आ रहा है, एक लार्ज सरफेस आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट फ्लक्स उसमें से क्या कर सकता है, पास कर सकता है। The rays which remain unreflected in an electric field are alpha rays, beta rays, gamma rays and none of these. तो अल्फा रेज के ऊपर भी चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, बीटा रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, गैमा रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, so they remain unreflected in the electric field. Electric flux due to a point charge plus Q is, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 over 4 by epsilon naught Q over R square, Q over R, Q over epsilon naught, और C है 1 over epsilon naught 4 by epsilon naught Q over R square, और D है 4 by epsilon naught। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सिंपल ये एक फॉर्मूला है, तो B is the right option, Q over epsilon naught। A capacitor is a perfect insulator for DC, AC, both ANC rapidly fluctuating current। कैपेसिटर जो है वो इंसुलेटर का मतलब यानी जिसको वो पास ना करने दे, तो कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक करता है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। आगे सब्जेक्टिव पार्ट है, शॉर्ट आंसर्स एंड टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सीरीज आरसी सर्किट इज T is equal to RC, verify that an ohm times farad is equal to second। तो ये हमने वेरीफाई करना है किस तरह से RC का प्रोडक्ट टाइम के इक्वल होता है। ये हमारी बुक में लास्ट जो एक न्यूमेरिकल सॉल्व प्रॉब्लम है वहां पर ये गिवन है। इस क्वेश्चन नंबर 2 है, is E necessarily zero inside a charged rubber balloon? If balloon is spherical, assume that charge is distributed uniformly over the surface।
तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज का मौजूद होना जरूरी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी सरफेस के ऊपर, इनसाइड द बैलून देयर इज नो चार्ज सो देयर इज नो फील्ड सो देयर इज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि यस, इस तरह के क्वेश्चन में आपने पहले यस या नो कहना है और फिर उसके बाद उसकी जस्टिफिकेशन करनी है। यहाँ पे आप कहेंगे यस ई जीरो बिकॉज देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड एज अ रिजल्ट फ्लक्स इज जीरो। So that न्यूटन्स पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट रिलेशन से इसको प्रूव कर सकते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि ये क्या है, इट इज द एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रिवर्सेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, और इसकी वैल्यू प्रूव दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10⁻⁻⁹ जूल है, ये हम लिख सकते हैं। राइट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ की आपने एप्लीकेशन लिखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज एंड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, जिसमें पहली ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट या एंड ऑन अ नेगेटिव चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, जो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज E has only one direction at a given point. So if they cross each other, E has more than one direction and it is physically impossible. क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गिव इट्स यूनिट्स, हम डिफाइन कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसके यूनिट्स क्या हैं, इसके यूनिट्स हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है कि हाउ टू डिफरेंशिएट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है कि हम ये कहते हैं कि वर्क डन ऑन अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी अगर हम एक चार्ज को कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक लेके जा रहे हैं और चार्ज जो है हमारा पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। हमने क्या करना है, हमें वी नीड एन अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल, जिसमें हमारे पास एक पॉइंट क्या है, नेगेटिव प्लेट, पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल जिसको हम कहते हैं, या पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल, और जो पॉजिटिव प्लेट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है, ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस कि हम वर्क डन कर रहे हैं इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 टू फ्रॉम पॉइंट 1 व्हिच इज पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल पॉइंट बी by keeping the charge in electrostatic equilibrium. This is potential difference. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में उस लो पोटेंशियल वाले पॉइंट को हम क्या कह देते हैं कि ये पॉइंट कहां पर प्रेजेंट है, इंफिनिटी के ऊपर, जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के केस में हम क्या करते हैं कि पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल और पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल ये दोनों मौजूद होते हैं। हम चार्ज को पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल से हाई तक लेके जा रहे हैं बाय कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में हम ये कहते हैं कि जो हमारा नेट चार्ज जो है वो पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल जो है, जब हम उसके ऊपर रखेंगे तो हम इस पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल को हम ये कंसीडर करेंगे कि ये इंफिनिटी के ऊपर है और जहां पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो इस केस में हम पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज from infinity to the point of high potential where electric potential is to be calculated. तो ये एक बुनियादी सा फर्क है इन दोनों में। कैपेसिटेंस क्या होती है, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट्स। कैपेसिटेंस जो है वो हम पहले भी डिफाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसका फार्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q ओवर V, और इसके यूनिट्स क्या है, कूलम्स पर वोल्ट, जिसको हम फैराड भी कहते हैं। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट ऑफ अ कैपेसिटर क्या होता है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स।
और इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, T इज इक्वल टू RC। RC का जो प्रोडक्ट है वो T के इक्वल है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, कैपेसिटर को आपने डिफाइन करना है, कैपेसिटेंस को करना है, और फिर ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर की एनर्जी के दरमियान एनर्जी कैसे स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, वो आपने फाइनल एक्सप्रेशन जो एनर्जी डेंसिटी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर, उसको आपने क्या करना है, डिस्कस करना है। बी है कैपेसिटर एज अ कैपेसिटेंस ऑफ दिस, यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है। and electron are removed from one plate to another plate when the potential difference between the plate is 450, how many electrons have been transferred? So इसमें आपने Q is equal to Ne, ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, Q is equal to Ne, N वो आपसे पूछ रहा है how many electrons, तो N is equal to Q over E आएगा, और Q किसके इक्वल आएगा, C and V। यहाँ पर V भी गिवन है और कैपेसिटेंस भी गिवन है, वहां से आप Q फाइंड आउट करेंगे और E की वैल्यू आप 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम पुट करेंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये थी हमारी पेपर ए और पेपर बी की डिस्कशन हमारे फर्स्ट टेस्ट की। थैंक यू।